एक बार सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूं राजकिशोर यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू विजन। अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बीच में अगर वीडियो छोड़िएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक देखिए, तभी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं आप। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ इसमें नियम है, इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। क्या है कि टोटल जो होता है कितना नंबर का रहेगा, तो 40 नंबर का रहेगा। समय कितना रहेगा, तो 1 घंटा रहेगा। कैसे पैटर्न रहेगा, तो एमसीक्यू में रहेगा। किस में रहेगा, एमसीक्यू में रहेगा। एमसीक्यू पैटर्न रहेगा आपका। देखिए आगे क्या है, इसमें क्या है कि ओएमआर शीट में एग्जाम होगा। देखिए किस में होगा, ओएमआर शीट में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को पहले बनाइएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद गोला करना है, क्योंकि ओएमआर शीट में एग्जाम होगा। इसीलिए गलत अगर हो जाएगा, जैसे 4 पॉइंट है ऐसे ऐसे करके, तो इसमें क्या किसी में अगर आप गोला दे दिए फिर अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर गोला कीजिएगा, पहले बनाइए उसके बाद गोला कीजिएगा। बनाने का नियम क्या है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो में ये चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे भी हम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लाएंगे उसमें जरूर बताएंगे कि आपको कैसे लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है। ए क्यूब हैज ए साइड ऑफ लेंथ 1.2 into 10⁻² मीटर। इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। ठीक है, चलिए इसका हिंदी भी देखते हैं कि इसका हिंदी जो है वो क्या है। ठीक है, देखिए हिंदी क्या है। ठीक है, इसका हिंदी भी देख लेते हैं। ठीक है, एक घन में 1.2 into 10⁻² मीटर लंबाई की एक भुजा है। सही सार्थक अंकों में इसका आयतन है। अब सही सार्थक अंक, तो सबसे पहले देखिए ये 1.2 है और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर है ये, तो इनका सार्थक अंक नहीं होगा। 1.2 है, 2 संख्या है जिसका सार्थक अंक क्या होगा, 2। अब इस 2 को लेकर के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही सार्थक अंकों में इसका आयतन निकालिए। तो सही सार्थक अंक, अब देखिए क्या है, यहाँ घन है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, घन का 1.2 और 1.2 इन दोनों को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 4, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर ये क्या हो जाएगा 4, फिर 1, फिर 1.2 से करना है 1 2 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर भी 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 1। देखिए 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। पॉइंट देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ हो जाएगा 1.7। जब इनका सार्थक अंक 2 है तो कहता है कि जो घन का सार्थक अंक निकलेगा उसको भी इसी सार्थक अंक यानी 2 ही है तो 2 को ही लेकर बनाना है, तो 1.7 तक ही लेना है। यानी हमको जो लेना है किस में लेना है, ध्यान दीजिएगा कि 1.2 में 1.7 तक ही लेना है, 2 ठों में। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इसमें कि 1.7 ही लेना है, ये आगे नहीं बढ़ाना है। आगे बढ़ाइएगा तो फिर 1 2 3 4 हो जाएगा यानी सार्थक अंक जो होगा वो 4 हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं लेने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही सार्थक अंक। सही सार्थक अंक क्या है, 2 है, तो 2 तक ही हमको लेना है, तो 1.7 हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए क्या बार हो जाएगा 10⁻², फिर 10⁻², फिर 10 क्या हो जाएगा -2, यानी क्या हो जाएगा 10⁻, ठीक है, क्यू है तो क्या हो जाएगा 4 5 6, यानी क्या हो जाएगा 6। तो कितना है, इतना घन है, मीटर में है, तो क्या होना चाहिए क्यू। अब देखिए इस ऑप्शन में कहीं है, देखिए 1.7 into 10⁻6 मीटर क्यूब 1.73। तो देखिए अगर आप इतना बड़ा सॉल्व नहीं कीजिएगा ना फिर भी आप बना सकते हैं। बोलिएगा हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ जब सार्थक अंक जब 1.2 है तो 2 तो है, तो अब यहाँ देखिए ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए, डी में देखिए, इनमें से, ठीक है, इनमें से क्या है कि किसमें 2 सार्थक अंक है। अब ध्यान से देखिए, तो देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें क्या है 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है।
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भले हम बना दिए कि 1.7 10⁻⁻⁶, ठीक है, ये आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ए नंबर। आपको समझ में आया होगा। और जब चैप्टर वाइज बाय जैसे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जब स्टार्ट से जब हम रिवीजन कराएंगे, जब एक एक करके वीडियो लाएंगे, तो उसमें देखिएगा हर चैप्टर में 14 चैप्टर है। अब 14 चैप्टर को जो होता है टोटल 14 डे का यानी 14 डे का जो है क्लास लाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखना ना भूले, और इसके साथ अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो देखिए सारा क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा। इसलिए 14 वीडियो बनाएंगे टोटल फर्स्ट ईयर के लिए, और इन वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट के साथ। कैसे भी क्वेश्चन पूछिए लेकिन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि हम इतना मेहनत करके और पुराना प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के हम बनाएंगे। इसलिए वीडियो को देखना ना भूले, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और वीडियो को आप देखें और अच्छा नंबर लाए। सबसे अच्छा नंबर लाना चाहते पूरा दुमका में तो फिजिक्स फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है, ना कि डायरेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए इंग्लिश से क्या दिया है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय v = 80 + vt स्क्वायर, देन डायमेंशन इज। क्या कहता है, एक बार हिंदी भी देख लेते हैं। किसी क्षण t पर कण v का वेग v = 80 + vt स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। तो b का आयाम क्या है, देखिए इस आयाम का मतलब क्या होता है कि बीमा, हिंदी से क्या बोलते हैं इसको, बीमा। कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें क्या है कि आपको क्या निकालना है कि b का, ठीक है, आपको क्या निकालना है कि b का बीमा निकालना पड़ेगा। देखिए तो क्या है यहाँ कि v = क्या है, v = 80, ठीक है, 80 प्लस क्या है bt का स्क्वायर है। मान लो इस क्वेश्चन में दिया है कि b का आयाम क्या है। अगर हो सकता है कि पूछ देगा a का बीमा क्या है, तो a और b का दोनों का बीमा निकाल कर हम दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि v = क्या हो जाएगा 80। अब आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, जब a निकालिएगा तो a = क्या हो जाएगा v/t। v क्या है तो वेग है यानी वेलोसिटी है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है lt पर -1, और यहाँ क्या हो जाएगा t। अब ये lt पर -1 जैसे ऊपर जाएगा तो t पर -1, यानी आंसर क्या हो जाएगा lt पर -2। यानी a का जो बीमा होगा वो कितना होगा, तो a का जो बीमा होगा a = lt पर -2 होगा। तो एग्जाम में आपका जो पूछा है वो क्या पूछा है कि b का, ठीक है, b का बीमा क्या है। यहाँ a का नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि ये 2025 में दिया था। ये क्वेश्चन कब आया था, 2025 में दिया था। हो सकता है 2026 में पूछ दे कि a का बीमा क्या है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़िएगा तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको जानना है, क्योंकि फिजिक्स है। तो क्या हो जाएगा, तो a का जो बीमा होगा क्या होगा lt पर -2। हमको निकालना क्या है b का बीमा। तो चलिए देखते हैं कि b का बीमा क्या है, ठीक है। तो b का बीमा हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, तो v = क्या हो जाएगा bt का स्क्वायर, या b = क्या हो जाएगा v/ क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, क्या हो जाएगा lt पर -1। वेग का बीमा क्या होता है तो lt पर -1, और t का क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा lt पर -3, ठीक है। ये जो नीचे का जो t है जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t पर -1 है और फिर t का स्क्वायर हो गया तो -3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। किस में है ध्यान दीजिए, तो आंसर देखिए डी में है, तो आंसर क्या होगा डी नंबर। आपको समझ में आया होगा कि अगर a का बीमा पूछे तो आप क्या लिखिएगा, अगर b का बीमा पूछे तो फिर आप क्या लिखिएगा। ये तो हो गया आपका बीमा के लिए बताए, लेकिन अगर SI मात्रक पूछे तो यहाँ से आप SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ये L है, ठीक है। तो L का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ मीटर लंबाई है, और T का मतलब क्या होता है सेकेंड, तो सेकेंड पर -2। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछ दे कि a का SI मात्रक क्या होगा, तो आंसर होगा ये। और अगर इस क्वेश्चन में पूछ दे कि b का SI मात्रक क्या होगा, तो कैसे लिखिएगा, L है या मीटर कीजिएगा और T है सेकेंड तो -3। तो ये दोनों का SI मात्रक भी बता दिए, दोनों का बीमा भी बता दिए, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि b का बीमा क्या है। तो जब b का बीमा पूछा है तो आंसर क्या होगा डी नंबर। आपको एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन का जवाब दिए, इसलिए बोले कि वीडियो को
शुरू से अंत तक जरूर देखें, तब आपको कुछ समझ में आएगा। बीच बीच में देखिएगा तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है कि 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय मार्ग पर एक साइकिल चालक आधे चक्र को 40 सेकंड में पूरा कर लेता है, इसका औसत वेग ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया है ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है कि 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मार्ग पर एक साइकिल चालक, ठीक है, एक मान लो ऐसे वृत्ताकार मार्ग है और एक साइकिल चालक है, मान लो एक आदमी है ऐसे, ठीक है, और इस साइकिल को क्या कर रहा है, ठीक है, इस साइकिल को चला रहा है ऐसे। कहता है एक साइकिल चालक आधे चक्र को 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। मतलब इसको अगर हम ऐसे करके डिवाइड करें तो ये आधा हो गया, इधर से आधा, इसका आधा, तो कहता है कि आधे चक्र जो होता है 40 सेकंड में, मतलब आधा चक्र जो करता है वो 40 सेकंड में करता है। ठीक है, लेकिन इसका त्रिज्या जो दिया है 40 मीटर है, तो देखिए ये सेंटर अगर है तो ये क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, 40 मीटर त्रिज्या। तो यहाँ से लेकर के यहाँ भी देखिए ध्यान से, ये भी क्या हो जाएगा 40। तो पूरा अगर यहाँ से कंप्लीट करेंगे हम आधा तो कितना हो जाएगा बोलिए 80, यानी 80 क्या हो जाएगा मीटर। तो 80 मीटर जो पूरा करता है कितना में, तो 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में, यानी 40 सेकेंड में पूरा करता है। ठीक है, तो औसत वेग ज्ञात करें। तो वेग का फॉर्मूला क्या है, देखिए वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बाय समय। ठीक है, तो विस्थापन बाय समय, तो कितना विस्थापन करता है विस्थापन, तो इतना 80 हो गया, और समय कितना लगता है 40, काटिए 2, आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो औसत वेग होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए किस में है, तो देखिए बी नंबर में है। तो जब भी इस टाइप से नंबरिकल्स आएगा तो आपको याद करके नहीं जाना है। बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि अगर हमको एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से मिल जाए तो शायद हम याद कर लेंगे और एग्जाम हॉल चल जाएंगे और मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में अगर चाहेगा तो वो हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से दे सकता है, इसीलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर छोटा छोटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि ध्यान से समझना है क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके पीछे क्या फॉर्मूला है, इस चीज को ध्यान देना है। ना कि कोई गैस पेपर में न कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, ये सब ध्यान नहीं देना है। जो भी क्वेश्चन पढ़े उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिए, तो आपका अपने आप बन जाएगा, कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं इस वीडियो है प्रीवियस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द ब्रिज रीच द वाटर इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज इज। क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए इसका हिंदी भी देखते हैं। अच्छा क्या बोले, पुल से गिराया गया पत्थर पानी पर 4 सेकंड में पहुंचता है तो पुल की ऊंचाई है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है कि पुल से गिराया गया पत्थर पानी पर 4 सेकंड में पहुंचता है तो पुल की ऊंचाई क्या है। अब पुल की ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो जहां से गिरा रहा है 4 सेकंड में वो पहुंचता है, तो फिर पुल की ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। तो फिर पुल की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, देखिए 3 फार्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस क्या है हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी है, और एक है v स्क्वायर इक्वल टू क्या है यू स्क्वायर प्लस क्या है 2as से। आप देख सकते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें पुल की ऊंचाई निकलेगा। देखिए इसमें क्या है कि पुल की ऊंचाई ज्ञात करना है। जब पुल की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो देखिए ये फार्मूला, देखिए ये जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फार्मूला का अगर हम लगाते हैं तो u का मान क्या हो जाएगा 0 इंटू टी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1/2। जब नीचे गिर रहा है तो a के बदले g होगा, और g का जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं कितना, आप 9.8 भी दे सकते हैं, 9.8 या 10 भी रख सकते हैं, और t जो है वो 4 सेकेंड है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये तो 0 हो गया, अब इसको हम लोग काट देते हैं, 2 से काट दिए,
क्या हो जाएगा 8, तो 8 इंटू, ठीक है, 9 पॉइंट क्या 8, इसको गुना कीजिए, 4 हो गया, 6 रहा, 72, 78 पॉइंट, यहाँ देखिए 78.4 क्या आ जाएगा मीटर, तो आंसर क्या होगा ए नंबर। तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा जब भी ऊंचाई निकालना है, ठीक है, पुल की ऊंचाई, तो ये फार्मूला लागू होगा एस, ये हाइट एच का काम कर रहा है, तो जब भी इसका हाइट होगा तो कितना हो जाएगा 78.4 मीटर, तो आंसर क्या होगा ए नंबर होगा। समझ में आया होगा, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे क्या है, 5 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि 5 नंबर वाला जो है क्वेश्चन वो क्या है। क्वेश्चन क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या कहता है कि कौन असमान गति है, ठीक है। देखिए इसका हिंदी भी है, हिंदी भी देख लेते हैं। देखिए हिंदी क्या दिया है कि निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ, ठीक है, इसका हिंदी देखिए, ठीक है, हिंदी क्या है कि निम्नलिखित में से कौन असमान गति का उदाहरण है, कौन असमान गति है, एक समान गति होता है, एक असमान गति होता है। इन 4 ऑप्शन में आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा असमान गति में है। जो देखिए असमान गति में क्या है, एक कार सीधी सड़क पर स्थिर गति से यात्रा कर रही है। मान लीजिए एक कार है, वो क्या कर रहा है, रोड पर सीधा जो है वो जा रहा है, यूनिफॉर्म में जा रहा है, यानी नियत से जा रहा है, तो एक समान गति आ गया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये किसका उदाहरण हो गया, तो ये हो गया एक समान का, इसलिए ये नहीं होगा। आगे देखिए विराम अवस्था से त्वरित होती है कार, विराम अवस्था से स्टार्ट होता है, एक्सेलरेटेड होता है त्वरित कार, तो ये क्या हो जाएगा असमान गति हो जाएगा। एक वृत्तिकार ट्रैक पर स्थिर गति बनाए रखने वाली कार, एक कार ट्रैफिक लाइट पर रुकती हुई ये तो रेस्ट में है, तो सटीक किसमें बैठता है, तो बी नंबर में। आंसर क्या होगा, विराम अवस्था से त्वरित कार। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए आगे क्या है 6 नंबर में, देखिए ध्यान से देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी देन द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, बोलता है कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अगर ए बी है, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी पूछेगा, इसलिए 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम 3-4 क्वेश्चन और बताएंगे जो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ देखिए कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान अगर 0 है, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 0 होगा। बोलिएगा ये कैसे आ गया, तो ध्यान दीजिए, इसको हम तोड़ते हैं। ए बी कॉस थीटा होता है, कितना डिग्री रखिएगा यहाँ, जो 0 होगा। कॉस 90 का मान क्या होता है, तो 0। चलिए हो गया। इसमें क्या होता है कि ए बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कितना डिग्री रखेंगे, जो 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ थीटा का मान अगर 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा थीटा का मान 0 डिग्री, इसमें हो जाएगा थीटा का मान 90 डिग्री। आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गया, लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। यहाँ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी क्या होता है, कॉस थीटा। अब कितना डिग्री रखिएगा, जो ए डॉट बी का मान ए बी आएगा। अब सोचिए कि अगर आप थीटा का मान 0 डिग्री रखिएगा, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, तो देखिए कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। यानी थीटा का मान अगर 0 रखते हैं तो ए डॉट बी का मान ए बी आएगा। अगर आप थीटा का मान 90 रख दीजिएगा तो ये तो पूरा 0 कर देगा। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 नहीं होना चाहिए, इनका आंसर आना चाहिए ए बी। तो इसका फार्मूला जब हम तोड़ते हैं ए बी कॉस थीटा, तो इसमें 0 डिग्री रखेंगे तभी ना ए बी आएगा, इसलिए सही आंसर क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा। आंसर क्या होगा, तो डी नंबर होगा। समझ में आया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के साथ साथ हम 2 क्वेश्चन और बताए।
कभी इस क्वेश्चन में क्या आता है कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो कैसा होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आंसर होगा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो आंसर क्या होगा, थीटा अगर 0 डिग्री है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। फिर इसको घुमा करके अगर पूछिएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो थीटा क्रॉस में रहेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है तो थीटा 90। तो 2 और 2 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो आपका 2025 में पूछा था 5 क्वेश्चन। तो हम पहले ही बोले थे अगर आप वीडियो को अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द, ठीक है, ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर। तो प्रक्षेप गति का जो अधिकतम होगा, चलिए इसका हिंदी भी दिखा देते हैं कि हिंदी क्या है। देखिए नेक्स्ट पेज में हिंदी इसका है। ठीक है, चलिए देखिए इसका हिंदी जो है उसका हिंदी भी देख लीजिए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ के शिखर पर वेग तथा त्वरण की दिशाएं हैं। देखिए समांतर कभी नहीं होता है, इसमें परस्पर विपरीत ये भी नहीं होता है, 45 भी नहीं होता है। शिखर मान सबसे ऊपर में जो पूछा है तो आंसर 90 होना चाहिए। तो परस्पर कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये कितना हो गया, 7। देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से न्यूमेरिकल्स दे दिया है। If the magnitude to the resultant force of two force F and F applied on a body is also F, then the angle between these two will be। देखिए दो फोर्स है। देखिए इसका हिंदी भी आप देख सकते हैं। इसका हिंदी जो है वो क्या है। ठीक है, इसका हिंदी जो है वो क्या है, देखिए इसका हिंदी भी दिया है। देखिए क्या है, देखिए ठीक है, इसमें हिंदी क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा हिंदी में, कि यदि एक पिंड पर लगने वाले दो बलों F तथा F के परिणामी बल का परिणाम भी F हो तो इन दोनों के बीच का कोण होगा। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू का, कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। तो इस फार्मूला से हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, इस फार्मूला में क्या रखेंगे, देखिए फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, जैसे फार्मूला आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोले पी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर 2pq, फिर क्या हो जाएगा बोलिए कॉस थीटा। अब देखिए आर की जगह क्या है, परिणामी एफ ही है, इसके बदले क्या है, ये भी एफ है, यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी क्या एफ है, यहाँ भी क्या 2f है, एफ इंटू क्या एफ है, और यहाँ क्या है कॉस थीटा। हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही कहा है, ध्यान दीजिएगा, एफ और एफ के परिणामी बल भी एफ है, मतलब दो बल है वो एफ है, और फिर उनका परिणामी बल है वो भी एफ है। तो दोनों के बीच का कोण ज्ञात करिए, यानी कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2f का क्या स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2f का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा f का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये f का जो स्क्वायर है इसको इधर लाइए, तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए गलती से कभी कभी क्या होता है, जो बच्चा ध्यान नहीं देता है उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि इस 2f स्क्वायर इस 2b स्क्वायर को जोड़ देता है, यानी 4f स्क्वायर कर देता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसके साथ देखिए कॉस थीटा है, इसलिए इस चीज को ध्यान देना है कि हड़बड़े में यहाँ गलत ना हो जाए। और इस टाइप से न्यूमेरिकल्स हम क्लास में बहुत सारा चीज बताए हैं फर्स्ट ईयर में, इससे रिलेटेड जो आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p cos थीटा से। ठीक है, अगर उसको ध्यान दिए होंगे तो ये सारा बन जाएगा, और फिर ध्यान नहीं भी दिया है लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की देखिए इसको इन दोनों को जोड़ नहीं देना, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ क्या बचा 2f का स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये एफ स्क्वायर इस एफ स्क्वायर को कैंसिल कर दी, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो क्या 1 है, तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और जब यहाँ कॉस थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। अब थीटा जब कीजिएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा यहाँ कॉस का इन्वर्स कीजिएगा, अब -1/2। कितना डिग्री का मान होता है कॉस का, कॉस का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री का जो इसका वैल्यू होता है। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा देखिए। ठीक है, कितना डिग्री का इसका जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री का होता है,
देखिए यहाँ कितना डिग्री का इसका वैल्यू होता है, तो cos इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 120 का होता है। इसमें क्या बोले, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाए। चलिए आगे देखते हैं कि 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। और 9 नंबर अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट द मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है स्पीड, देखिए यहाँ हिंदी से दिया है, चलिए देख लेते हैं हिंदी का क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि भी चाल से आर त्रिज्या की वृत्तिकार में घूम रही किसी वस्तु के लिए अभिकेंद्र त्वरण का परिणाम क्या है। तो इसमें क्या है, अभिकेंद्र जो त्वरण है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि एफ इक्वल क्या होता है, एम भी स्क्वायर होता है। एफ इक्वल क्या होता है, एम ए होता है। इन दोनों को जब बराबर कीजिएगा, दोनों बराबर हैं, तो एम ए इक्वल क्या होता है, एम भी स्क्वायर। ये एम एम काट दीजिएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, आर एम बी स्क्वायर बाई आर। ये भी क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर। एम एम कट जाएगा तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा कि भी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर। तो फॉर्मूला को पहले याद रखना है कि अभिकेंद्र बल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, तो एम भी स्क्वायर बाई क्या होता है, आर। अब बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। जब इन दोनों समीकरण में देखिए 1 है, इसको अगर 2 बनाइएगा तो ये दोनों समान है, तो ये दोनों ये बोला इसके समान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर। एम एम काट दीजिएगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर। ये आंसर हो गया। किसमें है, देखिए ए बराबर भी स्क्वायर बाई क्या है, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर। देखिए ए बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। इसमें है सी नंबर में आंसर, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ये कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया, 9 नंबर। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन जो होता है वो क्या है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए स्टेशनरी स्टेट, व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स डाउन ए डिस्टेंस एच। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि एम द्रव्यमान की वस्तु स्थिर अवस्था से मुक्त रूप से गिरती है, इस वस्तु का संवेग कितना होगा जब वो एच दूरी तक नीचे गिरती है। एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, स्थिर अवस्था से मुक्त रूप से वो नीचे गिरती है, इस वस्तु का संवेग कितना होगा जब वो एच दूरी तक नीचे गिरती है। वो नीचे गिरती है, जब नीचे गिरती है हाइट और उसका संवेग, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू क्या होता है, एम भी। अब यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो हम भी कैसे निकालेंगे, ये जो भी है तो भी कैसे निकालेंगे, नीचे गिर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, भी इक्वल क्या होता है, U प्लस क्या होता है, AT। जब वो नीचे गिर रहा है तो यहाँ भी U प्रारंभिक वेग है 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, A है। अब देखिए A का मान, देखिए इस अगर इससे हम अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि H दूरी तक के ये नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना पड़ेगा, H ऊंचाई के नीचे। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें, भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस क्या 2as। ठीक है, गति के जो समीकरण है इससे क्या हो जाएगा, देखिए भी स्क्वायर हुआ, इसका मान 0 हो गया, अब क्या हो गया 2, इसका मान g हो गया, और ये क्या हो जाएगा h। तो भी जब निकालेंगे तो रूट हो जाएगा कितना, ये तो खत्म हो जाएगा, तो 2gh, यानी भी का मान इतना आया। अब यहाँ मान पुट कीजिए, जब यहाँ p इक्वल टू निकालेंगे तो m, और यहाँ रूट भी का मान क्या है, 2gh। देखिए आंसर किस में है, तो आंसर देखिए बी नंबर में है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, बी नंबर में। और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे क्या है। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 10। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है
किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन के दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। एफ समानुपाती डीपी बाई डी टी, एफ इक्वल टू के का मान 1 ऐसा यूनिट, द एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। आंसर क्या हो जाएगा ई। ठीक है, थ्योरी में पढ़ाई थी, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा डीपी बाई डी टी। 11 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया न्यूटन के गति का दूसरा नियम। अब देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच फ्रिक्शन फोर्स इज द लोएस्ट। ठीक है, हिंदी से देखिए क्या दिया है कि कौन सा घर्षण बल सबसे कम है। देखिए कौन सा घर्षण बल सबसे कम है, ये स्थैतिक घर्षण है। जो कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा वहां से जो फ्रिक्शन करते हैं स्थैतिक। ठीक है, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई आदमी मान लिया जाए कि खड़ा है, आज में क्या बोले, कोई आदमी मान लो क्या है कहीं खड़ा है, तो किसके कारण है, तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कोई रुका हुआ है, जैसे कोई आदमी रोड में चल रहा है या कोई खड़ा है मान लीजिए, तो किसके कारण, अगर वो खड़ा है, रेस्ट है, विराम अवस्था में है, जैसे कोई टेबल है, कुर्सी है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ अभी जैसे वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं, तो ये किसके कारण, ठीक है, ये जो है वो किसके कारण, ठीक है, इसमें क्या बोले किसके कारण, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। तो ये तो होगा नहीं, ये तो सबसे ज्यादा घर्षण लग रहा है, सबसे लोएस्ट यानी सबसे कम। ठीक है, सर्फी घर्षण का मतलब जैसे स्लाइड करते हैं, फेंकते हैं, जैसे टेबल में कोई किताब को फेंकते हैं, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ क्या दिया है, देखिए एक लौटने घर्षण दिया है। ठीक है, रूलिंग फ्रिक्शन, जैसे साइकिल का या बाइक का जो पहिया है, बैलगाड़ी का पहिया, उसको गोल क्यों बनाया जाता है, ताकि उसमें घर्षण कम लगे। उसको ऐसे भी तो बना सकता था, त्रिभुज के डिजाइन आकार, या बेलन के रूप में बना सकता था, या ऐसे आयत की तरह बना सकता था। ऐसा क्यों नहीं बनाया, वो गोल ही क्यों बनाया है, क्योंकि उसमें पता है कि घर्षण कम लग रहा है। जैसे मान लो गोल है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये गोल है तो इतने नहीं फ्रिक्शन काम कर रहा है, इतने एरिया तक ना, उसके बाद तो खाली है, फ्रिक्शन इसमें फ्री है, तो इसमें इतने लग रहा है, इसलिए सबसे कम घर्षण इसी में लग रहा है। आंसर क्या होगा, लौटने घर्षण, जिसको हम लोग रूलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 13 नंबर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ठीक है ट्राइस एंड रोड द 0.1 द मैक्सिमम स्पीड विद द व्हिच स्लाइटेस्ट कैन द टेक द सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर व्हिच विदाउट द स्काइडिंग इज। देखिए जी का मान इतना लिया है। देखिए इसका हिंदी भी क्या दिया है कि पहियों तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.1 है। वो अधिकतम चाल क्या है जिससे साइकिल चालक बिना फिसले, मतलब स्लाइडिंग किए बिना 3 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मोड़ को ले सकता है। मतलब क्वेश्चन को देखिए क्या क्या यहाँ कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलता है। सबसे पहले पहिए है, सड़क के बीच घर्षण गुणांक है, तो घर्षण गुणांक दिया है। ठीक है, क्या दिया है, घर्षण गुणांक दिया है, तो घर्षण गुणांक का भी वैल्यू दिया है। फिर क्या कहता है इसमें कि वृत्ताकार मोड़ को, ठीक है, वृत्ताकार मोड़ को मोड़ सकता है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई आर। तो एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू आर, और फिर म्यू अगर निकालें आर बराबर फार्मूला क्या होता है, एम जी। पढ़ाए थे कि आर जो है वो क्या है, कि आर जो है वो क्या है, अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल है। ठीक है, आर क्या है, तो अभिलंब, इसमें क्या बोले, आर जो है वो क्या है, तो अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल है। आर जो है वो क्या है, अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल है। तो अगर ये अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल है तो म्यू इक्वल टू जो एम जी है, ठीक है, तो वो किसके समान होता है, आर बराबर एम जी होता है। ये हो गया। फिर वृत्ताकार मोड़ को मोड़ लेता है, मतलब ऐसे करने टर्निंग करता है, तो अभिकेंद्र बल लग रहा है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर। एम भी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर। तो देखिए ये एफ है और यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ भी देखिए एफ है, ये दोनों समान हो जाएगा, तो ये भी दोनों समान हो जाएगा। तो एल एच एस दोनों का समान है, यहाँ भी देखिए एफ है और यहाँ देखिए एफ है, तो दोनों का जब, ठीक है, एल एच एस समान है तो आर एच एस भी क्या होगा, समान होगा। तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों क्या इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम भी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा बोलिए, एम जी। ये एम और ये एम कट गया, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि म्यू जी, और क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेगा तो आर। अब यहाँ भी जैसे निकालेगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, म्यू, और जी क्या हो जाएगा, आर। तो ये फार्मूला आ गया, देखिए ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला में हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है, इस फार्मूला में हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। कैसे पुट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए कि म्यू का मान कितना दिया है, तो 0.1 दिया है।
जी का मान 10 लेना है और आर का मान देखिए दिया है, खोजिए। देखिए 3 मीटर है तो 3 मीटर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट करेंगे। अब इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ 10 होगा, इस 10 और 10 कर देंगे तो क्या बचेगा, √3 मीटर। तो आंसर क्या आया, √3 मीटर। किस में है, देख सकते किस में है, तो किस में है, बी नंबर में। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर में, यानी √3 जो है वो आंसर क्या होगा, बी नंबर में। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन 14 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ कि 2 bodies of masses 2 kg and 32 kg have equal kinetic energy. What is the ratio of their momentum? कहता है कि 2 kg और 32 kg द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, उनके संवेग का अनुपात क्या होगा। मतलब 2 kg का और 32 kg का जो द्रव्यमान वाला जो पिंड है उनका गतिज ऊर्जा समान है, तो संवेग का अनुपात क्या है। तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि गतिज ऊर्जा संवेग में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को पहले लाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन जो है वो तो है ये, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध क्या है। गतिज ऊर्जा जो होता है वो दोनों में उनका संबंध क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों का जो संबंध है वो संबंध क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए इसका संबंध क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mv। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2 क्या होता है, mv का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ क्या है कि यहाँ से अगर हम v निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, P/m हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि 1/2 m की जगह m, अब v का मान क्या रखेंगे तो P/m, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब एक ठो ये और एक ठो काट देना है तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा P का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 1m, ये हो गया। यानी क्या आ जाएगा P² बाई क्या आ जाएगा 2m। तो गतिज ऊर्जा का संबंध क्या है, तो ये फॉर्मूला है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन जो है वो तो बनबे करेगा, अभी बना देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो होता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, सुनिए क्या बोले, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्या है कि गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होता है और संवेग में संबंध क्या है। तो क्वेश्चन देगा कि गतिज ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध है, तो आप बोलेगा P²/2m, ये है। लेकिन अब बनेगा कैसे, देखिए दोनों का, अब दोनों का क्या है कि गतिज ऊर्जा देखिए समान है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है। तो ये जो मास है ना, ये जो मास दिख रहा है, यानी आप जो P² जो 2m आपको मिला, ठीक है, और एगो कर देंगे P²/2m, क्योंकि दो मास से, तो एगो मान लो मास m1 कर दिए, एगो मास m2 कर दिए, एगो संवेग P1 कर दिए, एगो P2 कर दिए। अब क्या है देखिए P1 का स्क्वायर/2 हो गया। अब पहला मास क्या है 2 kg का, तो 2 kg बिठा दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ P2 कीजिएगा, P2 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर यहाँ क्या है 2 है, और m2 जो है m2 तो उसका मास क्या है तो 32 का है, यहाँ 32 लिख दीजिएगा। अब इस 2 और 2 को काट दीजिए, और इस 2 को और इसको 32 से इसको काटिए तो 16 हो जाएगा। अब इसका अनुपात निकालिए, ठीक है, तो P1 का स्क्वायर बाई यहाँ P2 कर दीजिए, इसी से क्रॉस गुना कर दिए, ये P2 है तो क्रॉस गुना करके लिखिए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/16। अब देखिए जांच कीजिए कि सही लिखे ना गलत लिखिए। 16 को 16 को इसके साथ गुना करेंगे तो P1 के साथ होना चाहिए, इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए पूरा कट गया था, 1 था। अब क्या है P1 P2 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम रूट निकालेंगे, ठीक है। अब रूट कैसे निकालेंगे वो भी देखिए, ठीक है, रूट कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। अब रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये P1 है और यहाँ क्या है P2 है, तो ये 2 है तो उधर चल जाएगा तो पूरा रूट हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 16। 1 का इसका रूट क्या हो जाएगा 1 और 16 का क्या हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 1/4, यानी आंसर जो हो जाएगा वो 1/4। किस में है 1/4, तो देख सकते हैं सी नंबर। तो आपको समझ में आया होगा कैसे बना। तो कोई भी क्वेश्चन बनाता है तो वो कॉन्सेप्ट के साथ बनाता है, क्वेश्चन थ्योरी के साथ बनाता है, इसलिए MCQ क्वेश्चन रटने के फेरा में नहीं रहना। जब भी
कोई भी क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि फिजिक्स में एक क्वेश्चन से 3, 4, 5, 10 को तक बना सकता है क्वेश्चन, वो बना देगा। चाहेगा तो एक ही क्वेश्चन को 50 बार घुमा सकता है, चेंज करके दे सकता है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और उसके हिसाब से वो जैसे भी पूछेगा उस हिसाब से आपको जवाब देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, 15 नंबर वाला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द मूव विद वेलोसिटी v, देन इट्स पावर विल बी। ठीक है, देन इट्स ठीक है, देन इट्स पावर विल बी, मतलब इसके साथ जो है रिलेशन क्या है। ठीक है, इसके साथ जो होता है इसका जो रिलेशन है वो क्या है। चलिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं कि हिंदी क्या है। देखिए इसका हिंदी भी दिया है कि यदि किसी पिंड पर, ठीक है, यदि किसी पिंड पर बल लगाया जाए तो वो v वेग से चले तो उसकी औसत शक्ति क्या होगा। देखिए शक्ति का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है कि W बाय क्या होता है T, और W का फॉर्मूला वर्क जो होता है कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं, ठीक है, तो एक निर्धारित दूरी तक अगर विस्थापित होती है तो उसे वर्क कहते हैं, यानी फोर्स जो W इक्वल टू होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा F इंटू क्या हो जाएगा S, और यहाँ क्या हो जाएगा T। इन दोनों के बदले हम क्या ले सकते हैं, F हो गया, और इन दोनों के बदले क्या ले सकते हैं, वेग, क्योंकि विस्थापन व समय को क्या बोलते हैं, वेग, तो F भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, F भी, यानी आंसर हो जाएगा A नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि 16 नंबर जो है क्वेश्चन वो क्या है। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि फॉर एन इलास्टिक कोलिजन्स द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई विल बी, मतलब प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यास्थान का गुणांक ई होगा। तो ये जो गुणांक होगा तो उनका हमको विल बी किसके लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 1। आंसर क्या होगा, ई इक्वल टू 1। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 के बाद। ठीक है, 16 के बाद देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 16 के बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 17 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है। चलिए देखिए यहाँ, तो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड, मतलब, ठीक है, हिंदी देखिए इसका क्या है कि हिंदी देखिए क्या है, एक समान मोटी छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है। देखिए थ्योरी में हम समझाए थे कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है, कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है कहाँ पर होता है, तो उसके सेंटर में होता है। कहाँ पर होता है, सेंटर में। जैसे पेन है तो इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे नीचे गिर जाता है, फिर इधर से रखेंगे नीचे गिर जाएगा। तो जब बीच में ऐसे करके रखते हैं तो ये क्या होता है कि ऐसे करके वो क्या हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके जो होता है वो बीच में रखने से क्या होता है कि बीच में रखने से वो रुक जाता है। समझे क्या बोले, ये थोड़ा मैग्नेट वाला पेन है इसीलिए लग रहा है कि शायद गिर जाएगा तो टूट जाएगा। देखिए आपको इसको हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं कि जैसे पेन है, देखिए ऐसे करके रखिएगा तो बीच में देखिए रुक जाता है। देखिए ये, ठीक है, अब ऐसे करके इसको साइड में रखिएगा तो गिर जाएगा। कोई भी बॉडी को बीच में रखिएगा तो रुक जाएगा। इसलिए क्या है कि इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, क्या होगा कि एक समान मोटी छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, तो इसका जवाब क्या होगा कि छड़ के एक छोर में तो नहीं, ठीक है, छड़ के एक मध्य बिंदु में तो हाँ, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए 18 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अचर होता है जब किसी पिंड पर लगाने वाला बाहरी बल आघूर्ण शून्य होता है। तो देखिए अगर बाहरी बल होता और आघूर्ण नहीं होता तो रेखीय संवेग होता है। देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, तो आंसर क्या होता है, रेखीय संवेग। लेकिन यहाँ क्या दिया है, आघूर्ण शून्य होता है। आघूर्ण का जब बात होगा तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे जो है क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द ऑन। तो क्या होता है, इन दोनों का हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में। आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए हिंदी से भी देख सकता है, ठीक है, कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक खोखले बेलन का उसके अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण होता है।
तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है क्या होता है, किसके लिए, हम 4 5 6 को जो होता है थ्योरी में लिखा दिया, सारा आपको याद रखना। जब भी उस चैप्टर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू तो और बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन इसमें देखो क्या दिया है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया क्या दिया है कि द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के एक खोखले बेलन का उसके अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, उनका जो इनर्शिया मोमेंट होगा वो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, वो एम आर स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या, केप्लर्स सेकंड लॉ इज क्या लिखा है, कंजूशंस ऑफ, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है हिंदी से, कि केप्लर का क्या है, केप्लर का द्वितीय नियम का परिणाम है ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण, ठीक है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण नहीं होगा ना रेखीय संवेग संरक्षण होगा। केप्लर का नियम जब भी हम लोग पढ़े हैं तो ये जो होता है ये है वृत्तिकार में, ऐसे इसको मानते हैं अपने ऑर्बिट में, इसलिए क्या होगा, कोणीय संवेग संरक्षण। आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो केप्लर के पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, इन तीनों से क्वेश्चन आएगा। तीनों नियम है केप्लर का, इन पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इसमें क्या दिया, केप्लर का द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ में क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण। देखते हैं कि आगे है क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ v is escape velocity and v naught is orbital velocity of a satellite for the orbit close to the earth surface, then these are related by, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं इसका थ्योरी में भी, ठीक है। यदि आप पृथ्वी की सतह के निकट कक्षा के उसकी कक्षा के लिए किसी उपग्रह का प्लान वेग v हो तथा कक्षीय वेग v नॉट हो तो कैसे संबंधित हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसके साथ जो रिलेशन है वो क्या है, तो v इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए v इक्वल टू क्या है, तो आंसर क्या होगा, v e इक्वल टू √2 v नॉट, ठीक है। इसमें दिया है प्लाइन वेग। प्लाइन वेग का मतलब होता है वो वेग जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर अगर फेंका जाए तो फिर वापस वो ना आप पहुंचे, ऐसे वेग को क्या कहते हैं, ऐसे मिनिमम या न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं, प्लाइन वेग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, डी नंबर हो गया। अब देखिए 22 नंबर वाला जो है क्वेश्चन वो क्या है। देखिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास एम इज क्या होगा, तो इसका थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं -g/m क्या होता है, r। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे जो है वो क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया। अब देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू, तो स्ट्रेस जो होता है वो किसके समान होता है, तो प्रेशर के समान होता है। आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, तो 23 भी हो गया, ठीक है। 23 के बाद देखिए आगे देखिए कितना नंबर है, ठीक है। देखिए 24 में देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 24 में क्या है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इलास्टिक इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इज स्ट्रेन। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि हुक के नियम, हुक के प्रत्यक्षता के नियम के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात है। देखिए जब भी हुक का नियम होगा तो इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही काम करेगा, फिर नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, लेकिन ये कांस्टेंट तब तक ही रहेगा जब तक इलास्टिक लिमिट में रहेगा। इलास्टिक लिमिट के पार हो जाएगा फिर ये काम नहीं करेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, स्थिर रहता है, आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन इज, देखिए हिंदी देखिए इसका क्या दिया है कि गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिनिधि है। देखिए क्वेश्चन क्या है, संपर्क के सतह के क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संपर्क के सतह के क्षेत्रफल के होते हैं, संपर्क के सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है नहीं, संपर्क जो कांटेक्ट होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्या होगा आंसर, तो डी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आगे जो है क्वेश्चन वो क्या है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन देखिए वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, द लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन, किसमें डिपेंड करता है। इसका हिंदी भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी देखिए क्या दिया है कि तरल दबाव निर्भर करता है तरल सतह के क्षेत्रफल पर, तरल सतह के आकार पर, तरल स्तंभ की ऊंचाई पर। तरल का जो दबाव है वो किस पर डिपेंड है, जितना ज्यादा हाइट में रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा हाइट में रहेगा उतना ज्यादा उसका प्रेशर, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। जितना ज्यादा हाइट में रखिएगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, प्रेशर, दबाव वो निर्भर करता है। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है
कि मरकरी डज नॉट वेट ग्लास, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नॉन एज। बोलता है कि पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह कौन सा गुण कहलाता है। तो हम लोग थ्योरी में भी इसका पढ़े हैं कि कौन सा गुण है, तो सरफेस टेंशन। आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि हीट इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका हिंदी जो है वो क्या है, उष्मा का संबंध किसके साथ है, अणुओं की यादृच्छिक गति की गतिज ऊर्जा से, अणुओं की क्रमबद्ध गति की गतिज ऊर्जा से, अणुओं की क्रमबद्ध गति की कुल गतिज ऊर्जा से, ठीक है, या कुछ मामलों में यादृच्छिक गति की गतिज ऊर्जा से होती है और कुछ मामलों में क्रमबद्ध गति की गतिज ऊर्जा से होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो गति है, ठीक है, इसको कहते हैं रैंडम मोशन। तो जब भी मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो रैंडम में रहेगा, इसलिए उष्मा में क्या होता है कि रैंडम मोशन करता है। आंसर क्या होगा, तो 1 नंबर। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इफ Cp एंड Cv आर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट द प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट द वॉल्यूम, देन द व्हिच द ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए तो हम लोग इसका पढ़े हैं, इसका हिंदी भी दिखा देते हैं कि हिंदी क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यदि Cp और Cv स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा धारिता और स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा धारिता है, तो फिर कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो क्या हो जाएगा, आंसर होगा Cp ग्रेटर देन Cv। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इन व्हिच द सब्सटेंस डज नॉट द कंडक्शन मोड ऑफ द हीट द ट्रांसफर द टेकन। देखिए किसी पदार्थ में उष्मा के स्थानांतरण चालन विधि से होती है, कौन चालन विधि से होता है, तो चालन विधि से कौन होता है, तो ठोस में होता है। आंसर क्या होगा, A नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू, तो उष्मा गतिकी की जो पहला नियम है, उष्मा गतिकी की जो पहला नियम है किसके साथ ले जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि ऊर्जा के साथ। तो आंसर क्या होगा, उष्मा ऊर्जा संरक्षण के। आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा C नंबर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग द रिवर्सेबल प्रोसेस लॉस ऑफ एनर्जी इज, उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है, तो किसमें होता है, तो शून्य में, कुछ नहीं। ऊर्जा का ह्रास होती है, नहीं होती है, शून्य। आज में क्या बोले, चलिए आगे देखते हैं। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, चलिए हिंदी देख लेते हैं कि इसमें टेम्परेचर होगा। एक समतापीय प्रक्रम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समतापीय प्रक्रम में क्या होता है, तो तापमान क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तापमान क्या रहता है, तो कांस्टेंट रहता है। प्रेशर, ठीक है, देखिए प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि चलिए इसका हिंदी भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। गैस का जो दाब है, यहाँ देखिए, ठीक है, गैस का जो दाब है डैश के कारण होती है, तो पात्र की दीवार से गैस अणुओं के टक्कर, गैस अणुओं का एक दूसरे से टक्कर, गैस अणुओं के यादृच्छिक गति, या पात्र की दीवार में ठोस कणों का कंपन। तो क्या होता है कि पात्र की जो दीवार से गैस का जो टक्कर होता है उसके वजह से होता है। आंसर क्या होगा, A नंबर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हिच द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ब्रोनियन मोशन, तो इसमें बढ़ती है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका हिंदी दिखा देते हैं। देखिए इसका जो हिंदी है वो क्या है कि तापमान बढ़ने पर ब्रोनियन गति क्या होता है, तो बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रोनियन मोशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए जो है क्वेश्चन वो क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द इक्विपोटेंशियल लॉ ऑफ द एनर्जी of energy each particles in system of particles have the thermal energy E equal to, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि ऊर्जा के सम विभाजन नियम के अनुसार कणों की एक प्रणाली में प्रत्येक कण की तापीय ऊर्जा E डैश के बराबर होती है। तो क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं 1/2 kT, ठीक है, 1/2 क्या होती है, kT। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इन SHM द रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन द टाइम। सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में, क्या पढ़े हैं कि
जैसे मान लिया जाए एक फोर्स होता है जैसे स्प्रिंग का बात करें, तो जब खींचते हैं, ठीक है, तो उसमें डैम्पिंग फोर्स, आज जब वापस आता है स्प्रिंग तो उसको क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। तो खींचते तो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और जो रेस्टोरिंग फोर्स है जो एफ, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये माइनस में। तो जो खींच रहा है, जो जा रहा है, वो किसके कारण जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दो फोर्स लगता है स्प्रिंग में। स्प्रिंग के लिए जो फॉर्मूला पढ़ाए थे कि 1/2 kx², तो 1/2 kx² जो पढ़ाए थे, तो इसमें जैसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, जब स्प्रिंग को खींचा जाता है, इसमें क्या बोले, जब स्प्रिंग को क्या किया जाता है, स्प्रिंग को जब खींचा जाता है, तो जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो इसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, चाहे डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन जब खींचेंगे तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट एक्स बढ़ा, और जैसे फिर छोड़ देंगे तो फिर वो सामने आएगा। तो जो सामने आया और जो खींचे वो एक्स, और जो सामने लाए वो फोर्स एफ, तो एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा खींचिएगा, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा एक सामान को घर से उठा करके रोड में फेंकता है, तो उसका मम्मी वहाँ से सामान को फिर लाता है, ठीक है, बच्चा और दूर में फेंकेगा तो उसका मम्मी को और दूर जाना पड़ेगा। तो इस दोनों में जो रिलेशन है अपोजिट तो है, लेकिन देखिएगा वो जितना बढ़ रहा है इसको भी उतना बढ़ा रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों मम्मी और बच्चा एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन देखिएगा उसमें माइनस हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि वो फेंक रहा है, ला रहा है, फिर वो और दूर फेंक रहा है तो और उसको जाना पड़ता है। उसी तरह से रेस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके साथ रिलेशन है। तो रेस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव में, इसलिए आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इसका वेलोसिटी के साथ जब होगा तो क्या होगा, dy/dx, द एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस, ठीक है, dy/dt, द एफ इक्वल टू द कांस्टेंट k, द dy/dt। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो गया आंसर। उसके बाद देखिए 38 नंबर देखिए क्या है, ठीक है, 38 देखिए क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, इसमें क्या बोले, वो इज द मैक्सिमम व्हेन, कि इसका हिंदी देख सकते हैं कि हिंदी क्या है, लोलक गोला की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सरल लोलक में गतिज ऊर्जा नियत रहती है, ये अपने दोलन के सबसे निचले बिंदु पर रहती नहीं, ये अपने दोलन के मध्य बिंदु पर रहता है। ठीक है, ये कहाँ पर रहता है, मध्य बिंदु पर। जब भी ऑक्सीलेट होता है तो ये मध्य बिंदु पर रहता है। जैसे एक बार ऐसे करके ऐसे गया और फिर यहाँ से ऐसे करके आया, तो मध्य बिंदु से क्या करता है, दोलन करता है। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर। और एक क्वेश्चन क्या, 30 साउंड वेव इन एयर कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज, देखिए इसका हिंदी जो है वो हिंदी क्या है, इसको देख सकते हैं। वायु में जो ध्वनि तरंगे ध्रुवित नहीं हो सकती है क्योंकि उनकी गति कम होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, उनकी गति तापमान पर निर्भर करती है। तो बोलो सबसे पहले जो साउंड है वो कौन सा वेव है, जो साउंड होता है वो कौन सा वेव है, इसको पहले हमको देखना पड़ेगा। इसमें क्या बोले, तो ये जो होता है क्या है, ये क्या है, तो ये है अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडिनल है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी नंबर। और लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला 40 नंबर में 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर है जो मास 5 kg, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिए, ठीक है, क्या दिया है कि 10 meter long steel wire has mass 5 kg if the wire is under a tension of 80 Newton, the speed of transfer wave on the wire is, ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा। देखिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं कि हिंदी जो है वो हिंदी क्या है। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा इसका हिंदी क्या है, देखिए पढ़िए यहाँ कि 10 मीटर स्टील है, ठीक है, 10 मीटर स्टील है, तार के द्रव्यमान ग्राम, यदि तार में तनाव 80 न्यूटन, ठीक है, कितना है बोलिए, 80 न्यूटन है, ठीक है, 80 न्यूटन है, तो तार का अनुप्रस्थ तरंग की चाल होगी। तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि जो तरंगी की जो चाल होता है हम फार्मूला क्या लिखते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू, ठीक है, m/l। ये m/l है, ठीक है, m है और l है। या 10 मीटर लंबे द्रव्यमान कितना दिया है, देखिए इसको थोड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है, 5 kg, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश तो देख लेते हैं क्या है, ठीक है, इसका इंग्लिश देख लेते हैं कितना दिया है, हाँ 5 ग्राम दिया है, ठीक है, देखिए 5 ग्राम दिया है, ठीक है। तो इसका जो मास है, ठीक है, इसका मास जो है वो 5 ग्राम दिया है। तो 5 ग्राम दिया, जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इतना केजी हो जाएगा, ठीक है, इतना, ठीक है, 1000 से जब डिवाइड करेंगे इतना हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा -3, और एल कितना है लंबा स्टील 10 मीटर है, यहाँ हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पर ऊपर जाएगा तो -4 इतना हो गया। ठीक है, फिर तरंगों की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो v इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंडर टी बाई म्यू। ठीक है, तो टी बाई क्या होता है म्यू, तो टी कितना है टेंशन, तो देखिए तनाव सरफेस 80, तो क्या हो जाएगा यहाँ 80 हो जाएगा, और म्यू का मान कितना है 5 इंटू, ठीक है 5 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा रूट में। अब इसको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, इसको जो है सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो यहाँ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले इसको हमको 80 हो गया, 5 से इसको काटेंगे, ठीक है 1 हो गया, 16 हो गया 16, तो 16 बाई 10⁻⁴, ये क्या हो गया रूट। अब इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻²। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 ऐसे में क्या बोले, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 10 क्या हो जाएगा 2 जीरो, यानी 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा मीटर। तो देखिए मीटर, अब बेग निकलना मीटर पर सेकेंड, यानी 400 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा, यानी सी नंबर होगा। तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने टोटल 40 क्वेश्चन बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2025 में सारा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ इस सारी क्वेश्चन को रिवीजन करना चाहिए। और हम हर चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है, जिसका सारा कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, उसका वीडियो एक एक करके बनाएंगे। ये वीडियो तब तक आप देखिए और आप तैयार हो जाइए। एक एक चैप्टर यानी 14 चैप्टर जो है हम कंप्लीट करेंगे एग्जाम के पहले, और लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़िए।